हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी जब लास्ट टाइम हुआ था तब 26 सितंबर को कुछ क्वेश्चंस हैं साइंस के, उसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ से। क्वेश्चन से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहता है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको मॉक टेस्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है प्रैक्टिस के लिए। और मॉक टेस्ट में आप सभी को पता है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट लगाते हैं। तो टेक्स्ट बुक यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया है सभी के लिए। यहाँ पर आपको 14,000 से ऊपर मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 170 से ऊपर कोर्स भी मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। 299 रुपये का पूरा पास है। अगर इसमें आप ग्रेट आईक्यू का कूपन कोड अप्लाई करते हैं, ग्रेट आईक्यू, तो आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, इसमें और भी सस्ता मिल जाएगा। और बहुत काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं ग्रुप डी के लिए, जीडी के लिए, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, और मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। स्पीड टेस्ट भी अवेलेबल है। तो इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं, एक बार टेक्स्ट बुक विजिट कर सकते हैं। मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। ब्लीचिंग पाउडर में यहाँ पे बोला गया है, ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है वो यहाँ पे क्लोरीन काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा एक हैलोजन तत्व है। तो यहाँ पे 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। 18 ग्रुप में से जो 17वें नंबर में जो ग्रुप आता है, 17वें नंबर पे, इसमें आपके सारे के सारे हैलोजन तत्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो 17वां ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये हैलोजन तत्व हैं ये सारे। अब ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन ऑप्शन में है, क्लोरीन एक जो है हैलोजन तत्व है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक में स्थायी उत्तक बनाने के लिए किस उत्तक कोशिकाओं को अलग किया जाता है, ठीक है। यहाँ बोला गया है कोशिकाओं को अलग किया जाता है किस उत्तक से, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन में स्कैरनकाइमा, पैरेन्काइमा है, कोलनकाइमा है और मेरिस्टेमेटिक है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जो होता है इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अलग करने के लिए विभज्योतक बोलते हैं, विभज्योतक, ठीक है। और अलग करने के लिए यही यूज होता है। तो मेरिस्टेमेटिक जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बोला गया है 23.3 ग्राम जिंक के मोल की संख्या कितनी होगी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। यहाँ निकालना क्या है हमें, मोल की संख्या। मोल की संख्या निकालते कैसे हैं हम हमेशा, मोल की संख्या निकालने के लिए जो ग्राम की जो वैल्यू दी गई होती है, ठीक है, जितनी भी ग्राम की वैल्यू दी गई होती है और इसका मॉलिक्यूलर जो मास होता है, ठीक है, मोल का जो मास होता है उसको डिवाइड करके यहाँ पे आ जाता है। अब सिंपल यहाँ पे एक जिंक दे रखा हो तो एक आ जाता है, मगर कितना दे रखा है, 23.3 ग्राम दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 23.3 रख दूंगा। और जो जिंक का, यहाँ जिंक पूछा गया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 65 होता है, तो मैं 65 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जब मैं इसको 65 से डिवाइड करूंगा तो समथिंग ये 0.35 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर के धातु को डुबोया जाता है तो क्या होता है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, जिंक सल्फेट के मिश्रण को, जिंक सल्फेट को कॉपर में डाल रहे हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट होता और उसको जिंक में डाल देता, अब क्या होता, तो जो कॉपर का जो सल्फेट है वो हट जाता और जिंक में मिल जाता, ठीक है, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात आपको। जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर के तुलना में। तो जिंक सल्फेट को अगर आप कॉपर में मिलाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ज़्यादा क्रियाशील है। मगर हाँ, अगर अपोजिट होता, यहाँ कॉपर सल्फेट होता और यहाँ जिंक होता, तब क्या होता, तब ये जिंक सल्फेट बन जाता, ठीक है। कॉपर उसमें से अलग हो जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। मगर यहाँ जिंक सल्फेट की बात हो रही है, जिंक सल्फेट को कॉपर में मिलाया जाता है, तब क्या होता है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नो रिएक्शन। आगे चलते हैं। कौन सा तत्व सबसे अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सबसे अधिक अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के तत्व की बात करूं तो पहली बात तो आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव समझ में आएगा, जो त्यागने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। सारी मेटल्स जो होती है ज़्यादातर, अगर मैं बात करूँ सीजियम की, सीजियम जो होती है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, सीजियम, ठीक है। और अगर मैं इन सब में से बात करूँ तो जो फर्स्ट वाला जो ग्रुप होता है हमारे यहाँ, फर्स्ट वाला जो होता है हाइड्रोजन वाला, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये वाला, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है अगर इनमें से ऑप्शन में बात करूँ। अगर यहाँ पे सीजियम होता तो सीजियम आंसर हो जाता, मगर ये नहीं है तो लिथियम है तो लिथियम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जब तार की लंबाई को दोगुना किया जाता है तो एमीटर की रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो एमीटर जो होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा लंबाई से। तो आपको पता है कि रेजिस्टिविटी जो होता है, प्रतिरोध, उसके 4 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे तापमान,
जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध जो होता है उस पर फर्क चार चीज़ों का पड़ता है। पहली होती है तापमान, दूसरी होता है क्षेत्रफल, तीसरा होता है उसकी लंबाई, ठीक है, और चौथा होता है उसका पदार्थ कैसा है। बस ये चार चीज़ें आपको देखनी होती है प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टिविटी के लिए। तो इनमें चारों में से क्या बोल रहा है, वो लंबाई यहाँ पे आ रहा है, लंबाई को डबल कर देता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जब लंबाई डबल हो जाएगी तो उसका जो करंट होगा वो प्रतिरोध बढ़ जाएगा और करंट जो होगा वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। अगर ये 2 गुना बढ़ रहा है तो इफेक्ट क्या पड़ेगा कि वो जो है पहले का आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु है 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से वेग से 17 मीटर प्रति सेकंड वेग में त्वरित हो जाती है, तो लगाया गया बल बताना है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, फोर्स, और फोर्स कितना होता है हमारा, फोर्स हमारा कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्लियर हो गया यहाँ तक। मास तो डायरेक्ट दे रखा है 100 किलो, 100 रख देंगे। एक्सेलरेशन नहीं दे रखा हमें। अब एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन जब आपको निकालना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर u दे रखा है और v दे रखा है, v माइनस यू अपॉन टी। अब ये u और v क्या है, v का मतलब होता है फाइनल जो वेलोसिटी होती है और u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्रारंभिक वेग 5 मीटर सेकंड, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड था, और हमारा जो अंतिम वेग है वो कितना है, 17 मीटर प्रति सेकंड। तो हम यहाँ रखेंगे 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6, 17 में से 5 जाएंगे तो 12, 12 में 6 डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 2। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा हमारा, 2, 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 200। फोर्स हमें पता है ऐसा यूनिट कितना होता है, एन इसका, तो न्यूटन में आ जाएगा, 200 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गार्ड कोशिकाओं में जो है किसके प्रवाह होने से वह फूल जाती है, ठीक है, उसका साइज बड़ा हो जाता है, तथा स्टोमेटा के जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा जो होता है उसके जो छेद होते हैं छोटे छोटे वो खुल जाते हैं। क्यों, किसकी वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पानी डालते हैं ना, जब पानी का प्रवाह होता है वहाँ पे पानी को ऊपर से डाला जाता है पत्तियों के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ के जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा के वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है, तो जितना यौन प्रजनन जब होता है तो उसमें जो होता है, जो अभिभावक होते हैं, ठीक है, जो पेरेंट होते हैं, उनके जीन जो होते हैं, उनके जीन का हाफ जो होता है वो उसका योगदान होता है, ठीक है, हाफ ऑफ योर जीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल में हाइड्रोनाइजेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका यूज किया जाता है। उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये कैटलिस्ट जो होते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है कि जब किसी चीज को ऐड किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में तो वो क्या करता है, प्रक्रिया को बहुत तेज कर देता है। तो हाइड्रोनाइजेशन में जो है यहाँ पे अगर वनस्पति तेल की बात की जाए तो निकेल का यूज किया जाता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा एक बीजपत्री पौधा है, तो एक बीजपत्री पौधा कौन सा है, इसमें लहसुन, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसी वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं क्या कहलाती है। कौन सी ऐसी वस्तुएं जो उत्पादित करती हैं, ठीक है। तो चमकदार वस्तुएं होती हैं, चमकदार जो वस्तुएं होती हैं वो खुद ही रोशनी उत्पादित करती है, चमकती रहती हैं। बांध में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है, पूछा गया डैम में। तो ऑलरेडी आपको मैं प्रीवियस क्लासेस में कई बार बता चुका हूँ इसके एग्जाम्पल्स। डैम होता है, धनुष होता है, स्प्रिंग होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, जैसे रुकी हुई चीज़ें जो होती हैं उसमें सब में पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा इसका आंसर। इसकी जगह स्प्रिंग भी आ सकता है, ठीक है, स्प्रिंग की जगह धनुष भी आ सकता है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं स्थितिज ऊर्जा के। ये पूछा गया किस तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और 3 कक्षाएं हैं। यहाँ पे 3 कक्षाएं दे रखी हैं, ठीक है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर उसके बाद 8, और लास्ट में बोल रखे इसने कितने, लास्ट में भी 8 हैं। तो कितने हो जाएंगे, 2 और 8 10 और 8 18। 18 यहाँ पे बोले गए हैं, ठीक है। 18 किसका होता है एटॉमिक नंबर, हमारा ऑर्गन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है तो उस वस्तु का भार कितना होगा, ठीक है। तो जो हमारा मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है, हमारा मास वो दे रखा है 20 kg, ठीक है। तो मास हमारा सेम रहता है, किसी भी ग्रह पर चले जाएं, अगर हम पृथ्वी पे तो सेम रहेगा, मून पर चले जाएं तो सेम रहेगा, मगर वेट सेम नहीं रहता, वेट चेंज होता रहता है, ठीक है। वेट किस पर डिपेंड करता है कि किसी ग्रह की ग्रेविटी कितनी है। अगर मैं बात करूं पृथ्वी की तो यहाँ की ग्रेविटी कितनी है, 9.8। चंद्रमा की यहाँ से जाके 6.16 तो जाती है, ठीक है। 60 किलो का बंदा है, चंद्रमा पे जाएगा, अगर 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 10 किलो का रह जाएगा। तो अगर हमें पृथ्वी के निकालना है तो 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 की, सिंपल है। 9.8 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 196। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? अगर ऑप्शन में देखा जाए गुलाब, साबुन, लौंग और हल्दी, तो लौंग जो है वो गंधीय सूचक की तरह यूज होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा गुणसूत्र है जो पुरुषों में पाया जाता है? ठीक है, तो पुरुषों में जो स्पेशली जो डिफरेंस क्रिएट करता है वुमेन को और मैन को, ठीक है, तो वो वाई है। क्लियर हो गया? क्योंकि जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, फीमेल में तो एक्स पाए जाते हैं एक्स, और मेल में एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स तो इसमें भी है इसमें भी है, मगर जो मेल को डिफरेंशिएट कर रहा है वो वाई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखें, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है? तो सबसे ज़्यादा तेज जो यात्रा करती है वो सॉलिड में करती है, ठीक है, उसके बाद ये लिक्विड में, उसके बाद यहाँ पे गैस में। अगर सॉलिड में भी ऑप्शन आता है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज किस में करती है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज वो एल्यूमिनियम में करती है, ठीक है, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होती है, इसका आंसर सॉलिड हो जाएगा। कार्य होता है यदि, कार्य क्या, कार्य होता है मतलब क्या, जब कार्य होता है कब, कार्य का SI यूनिट कितना होता है? जूल होता है, ठीक है, जूल। और जूल की तरह ही सेम किसका SI यूनिट होता है? एनर्जी का। तो कार्य और एनर्जी जो है वो एक साथ चलते हैं, ठीक है, जब एनर्जी होगी तभी कार्य कर पाएगा, तो कार्य होता है जब एनर्जी होती है, ठीक। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? ठीक है, जब पृथ्वी के नीचे जितने भी गर्म जो चीज़ें हैं, गर्मी है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो देखिए परमाणु ऊर्जा तो नहीं बोलते यहाँ पे, ठीक है, जो टाइडल एनर्जी भी नहीं बोलते, पृथ्वी के नीचे टाइडल का कोई काम नहीं, ठीक है। जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म तो वो होते हैं जो पुरानी चीज़ें जो दबी हुई होती हैं उसको, ठीक है, गर्मी को तो नहीं बोलते। तो बचती है भूतापीय ऊर्जा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु के को मुक्त रूप से गिरने पर के दौरान कौन सी ऊर्जा लगातार वृद्धि होती है? तो कोई फ्री फॉल गिर रही है वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो एनर्जी में इंक्रीज हो रही है वो कौन सी एनर्जी होती है? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ मुक्त रूप से गिरने की, तो यहाँ पर इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इंक्रीज होती रहती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, मैकेनिकल और केमिकल का भी कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती रहती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो उस शिफ्ट में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करते हैं, और अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।